गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कृषि चैप्टर के अंतर्गत शस्य प्रारूप यानी फसल ऋतु के विषय में अध्ययन करेंगे। भारत में 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, यानी कि 3 ऋतुओं में फसलें लगाई जाती हैं। पहली है रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी जायद की फसल। ये 3 फसल ऋतुएं हैं जिनमें कि भारत में विभिन्न खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, रबी की फसल, जैसा कि रबी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है, आप सभी जानते हैं। और सूर्य से हमें क्या मिलता है बच्चों? प्रकाश मिलता है, धूप मिलता है, और यह अनवरत हमें हर ऋतु में प्राप्त होता रहता है। किंतु आपने गौर किया होगा कि जाड़े जब हल्की ठंडी शुरू होती है तो धूप लुभावनी लगने लगती है, यानी हमको धूप अच्छी लगने लगती है। और इसी मध्यम धूप में जो फसलें बोई जाती हैं वही फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, यह हमने याद करने के लिए आपको समझाया है ताकि आपके दिमाग में यह स्थायी रूप से शब्द रबी शब्द और रबी से मिलने वाली ऊर्जा का चित्र अंकित हो जाए, ताकि आपको फसल चक्र आसानी से याद हो जाए। तो रबी की धूप जब अच्छी लगने लगती है, यानी सूर्य का प्रकाश जब अच्छा लगने लगता है, और कब से हल्की ठंडी शुरू होती है बच्चों? अक्टूबर से। तो रबी की फसल अक्टूबर में बो करके अक्टूबर और दिसंबर के मध्य बोई जाती है और इसकी कटाई अप्रैल से जून के मध्य कर ली जाती है। और कटाई के पीछे भी कारण है। क्या कारण है बच्चों? क्योंकि अप्रैल तक फसलें पक कर के तैयार हो जाती हैं। जो शुरू में अक्टूबर में बो दी जाती हैं समय से, वो अप्रैल तक पक जाती हैं, इसलिए अप्रैल से कटाई शुरू हो जाती है। और जून के मध्य तक अगर कटाई न हो तो बारिश शुरू हो जाती है, मानसून आ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में जून में मानसून आ जाता है, और मानसून आने पर क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगी, किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जाड़े में बो करके बरसात के शुरू के पहले क्या होता है? रबी की फसलों की कटाई कर ली जाती है। अर्थात महीने के हिसाब से अक्टूबर और दिसंबर के मध्य रबी की फसल बोई जाती है और अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। इसके बाद दूसरा फसल चक्र क्या है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल यानी कि मानसून के साथ जो फसल बोई जाती है। अभी जो फसल लगेगी, मानसून कब आता है? जून में आता है। तो अभी जो फसल बोई जाएगी बच्चों, ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, जिसमें आप देख रहे होंगे, आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं, कि खेतों में कौन सी फसल लगाई जा रही है? मुख्य रूप से धान की फसल। तो इस सीजन की, यानी कि खरीफ की, यानी कि वर्षा ऋतु की मुख्य फसल क्या है? धान है, जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, यानी कि इसी के काटने के बाद ही रबी की फसल खेतों में लगाई जाती है। तो बच्चों, खरीफ की फसल मुख्य रूप से कौन सी फसल हुई? धान की फसल। यह कब लगाई जाती है? वर्षा ऋतु के आगमन पर लगाई जाती है, यानी मानसून के आगमन पर। तो मानसून आने पर क्या होता है? बारिश होती है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब बारिश शुरू होती है तो जो फसल खेतों में लगाई जाती है, यानी वर्षा ऋतु की फसल, धान की फसल। क्योंकि धान को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तापमान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए
खरीफ की मुख्य फसल क्या है? धान है। और इसके साथ ही विभिन्न फसलें बोई जाती हैं। तो और तीसरी फसल जो है वह है जायद की फसल, जो दोनों फसलों के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इसमें मुख्यतः सब्जियां आती हैं। अब हम इन फसलों के विषय में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सी फसल किस क्षेत्र में और कब कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन कौन सी फसल इन फसल चक्र के अंतर्गत आती है। तो बच्चों, आपने भारत के भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में छोटी क्लासों में पढ़ा है कि भारत की भूमि, भारत की मिट्टी, भारत की जलवायु में क्या होती है? विविधता पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत में विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म और जाति और भाषा के लोग निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भौगोलिक विभिन्नताएं भी भारत में परिलक्षित होती हैं। और साथ ही देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में भी अंतर पाया जाता है। शस्य प्रारूप यानी फसल चक्र में भी क्या होता है? अंतर पाया जाता है। इसीलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 ऋतुओं में, जैसा कि हमने लिखा हुआ है, रबी, खरीफ और जायद फसलें बोई जाती हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में, अभी हमने बताया, कब से कब तक? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भूभाग पर बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों की लौटता हुआ मानसून, जब लौटते हुए मानसून से बारिश होती है तो रबी की फसलों के लिए वह बारिश अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लाभदायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरित क्रांति, जो कि गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, इसमें गेहूं का उत्पादन अत्यधिक बढ़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रबी की फसलों में मुख्यतः गेहूं की फसल है। इसके बाद मटर, चना, जौ, अलसी, सरसों आदि विभिन्न प्रकार की फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरे नंबर पर क्या है? खरीफ की फसल। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ ही सितंबर बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में, यानी जाड़ा शुरू होने से पहले, ठंड शुरू होने से पहले काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कोंकणीय तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में
बोई जाती है, की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि सिंचाई के साधन उपलब्ध होने से, क्योंकि चावल को अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। और असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें लगाई जाती हैं। ये फसलें निम्न हैं, कौन कौन सी? आश, अमन और बोरोबोई। कौन कौन सी फसलें लगती हैं? आस, अमन और बोरोबोई नामक 3 फसलें जो हैं चावल की असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लगाई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच, यानी जाड़े और वर्षा ऋतु के मध्य जो फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है वह जायद की फसल के अंतर्गत आती है। जायद ऋतु में मुख्यतः खरबूज, तरबूज, जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, कटाई होती है, पकने के बाद इन्हें तोड़ लिया जाता है, जैसा कि फल के रूप में फसल यह लगाई जाती है। तो खरबूज तरबूज क्या होता है? तोड़ लिया जाता है, जैसे जैसे पकता जाता है तोड़ लिया जाता है। तो तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष लगता है, अर्थात गन्ने की फसल तीनों ऋतुओं की फसल मानी जा सकती है। और अब हमारा टॉपिक है मुख्य फसलें। क्या है बच्चों? मुख्य फसलें। तो भारत की मुख्य फसल कौन कौन सी है? चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज हैं, दालें हैं, बाजरा, मक्का, और दालें गन्ना, एवं तिलहन। ये भारत की क्या है? मुख्य फसलें हैं। और कुछ जो हैं वो पेय फसलें भी हैं, कुछ रोपड़ फसलें भी हैं, जैसे पेय या रोपड़ चाय, कॉफ़ी, सब्जियां, रेशेदार फसलें, और रबर तथा कपास। ये भारत की मुख्य फसलें हैं। साथ ही जूट को भी हम फसलों में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जूट भी रोपड़ फसलों के अंतर्गत, बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये विभिन्न फसलें जो हैं भारत के मुख्य फसलें हैं, और इनका उत्पादन हर राज्य में एक समान नहीं होता है, क्योंकि भारत की मिट्टी में विविधता पाई जाती है। मानसून में वर्षा के औसत में विविधता पाई जाती है, इसलिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न खाद्यान्न फसलों का उत्पादन औसत होता है। जैसे अब हम
मुख्य फसल चावल पर प्रकाश डाल रहे हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। और चीन के बाद भारत चावल उत्पादक दूसरा देश है, मतलब चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा देश है? चीन है। और यह जैसा कि अभी हमने बताया था कि खरीफ की मुख्य फसल है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान, इस सीजन में क्या है बच्चों? तापमान क्या है? ऊंचा है, अत्यधिक ऊंचा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, कभी 30, कभी 35, यहाँ तक कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी तापमान पहुँच जाता है। और अधिक आर्द्रता, साथ ही आर्द्रता भी होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, यानी अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। किस फसल के लिए? चावल की फसल के लिए। और चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। इन क्षेत्रों में पहले चावल ना के बराबर होता था, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं थी। किंतु भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछा दिया गया बच्चों, जिससे कि नलकूपों और नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाने लगी। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, शुष्क वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरी खाद्यान्न फसल जो है वो है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। और यह रबी की मुख्य फसल है। रबी फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, केवल 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्षिण का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है और पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में पहले स्थान पर है बच्चों। गेहूं के पश्चात मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाली फसल है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। कौन सी फसल? ज्वार। अत्यधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। महाराष्ट्र राज्य ज्वार फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ज्वार उत्पन्न किया जाता है। अगली फसल है बाजरा। तो बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। जहाँ पर बलुई मिट्टी होती है और हल्की काली मिट्टी होती है, वहाँ पर क्या उगाया जाता है बच्चों? बाजरा उगाया जाता है। और बलुआ शब्द से
ही आपके ज़हन में यह आ गया होगा कि भारत में ज़्यादातर बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो यह राजस्थान की क्या है? मुख्य फसल है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। रागी भी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। रागी उत्पादन में कर्नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात कर्नाटक रागी उत्पादन में पहले स्थान पर है और इसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात मक्का। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारे दोनों रूपों में प्रयुक्त की जाती है। यह भी खरीफ की फसल है। आप लोगों ने देखा होगा जिसे मक्का यानी जिसे आप लोग भुट्टा कहते हैं, यह धान के साथ ही खेतों में लगाई जाती है, बारिश के मौसम में लगाई जाती है बच्चों। तो अब बुआई इसकी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए भी तापमान अधिक होना चाहिए और पानी भी मिलना चाहिए। तो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। बिहार मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर है और बिहार में यह रबी की मुख्य फसल के रूप में बोई जाती है। हमारे क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश में यह खरीफ की फसल है, तो बिहार में यह रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके पश्चात दालें हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत है। भारत में शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। अधिकांशतः लोग क्या हैं? शाकाहारी हैं। इसलिए दालों का प्रोटीन के रूप में प्रयोग किया जाता है और दालों में तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसल है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इसी सीजन में यानी खरीफ में अरहर बोई जाती है। दालें जो होती हैं इनकी फसलें जैसे मूंग है, अरहर है, उर्द है, ये सब इसी सीजन में लगाई जाती हैं, किंतु इनकी जड़ों में पानी भी नहीं लगना चाहिए। यानी कि ये ऊंचे खेतों में लगाई जाती हैं। अगर जड़ों में पानी अधिक दिनों तक रहता है तो इनकी जड़ें गल भी जाती हैं। तो बच्चों, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के कारण ये ज़मीन को उर्वर बनाने में भी सहायक होती हैं, क्योंकि दालें वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करती हैं। अतः इन फसलों को फसल आवर्तन के रूप में भी किसान प्रयुक्त करके बोता है। यानी कि खेतों में बदल करके, फसलों को बदल करके दालों को लगाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए भी किसानों द्वारा इन दलहनीय फसलों का प्रयोग किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं। खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी हैं, जिनमें है गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जो पूरे वर्ष की फसल होती है।
और यह फसल 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब है तिलहन। तिलहन उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है बच्चों। और देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की कई फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन मतलब तेल वाली फसल जो होती है उसे तिलहन कहते हैं। तो तिलहन की कई फसलें होती है, केवल सरसों ही नहीं, विभिन्न प्रकार की फसलों से तेल निकाला जाता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी विभिन्न तेलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं, यानी कि खाने के प्रयोग में लाई जाती हैं, और कुछ फसलें जो हैं वो कुछ अखाद्य हैं, जो कि साबुन बनाने के काम में लाई जाती हैं या प्रसाधन यानी श्रृंगार के सामान को बनाने में प्रयुक्त की जाती हैं। मूंगफली। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। आंध्र प्रदेश मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पर है। कौन सा प्रदेश बच्चों? आंध्र प्रदेश मूंगफली के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र मूंगफली के उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल है। और कुछ पेय फसलें हैं। पेय यानी पीने वाली फसलें जो बागानी फसलों के अंतर्गत आती हैं, उनमें प्रमुख है चाय। चाय की खेती रोपण या बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाया गया था, यानी कि चाय की खेती अंग्रेज़ों द्वारा भारत में शुरू कराया गया था। चाय के बागान के मालिक औपनिवेशिक काल में केवल अंग्रेज हुआ करते थे बच्चों, किंतु स्वतंत्र भारत में अधिकतर चाय बागानों के मालिक क्या हैं? भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। यानी चाय उत्पादन के लिए, चाय की फसल लगाने के लिए ढलवा क्षेत्र आवश्यक है, क्योंकि इनको जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, परंतु इनकी जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं। अगर पानी जमा रह जाए तो इनकी जड़ें गल जाएंगी, इसीलिए ढलवा क्षेत्र की आवश्यकता होती है बच्चों। तो चाय की पहाड़ियों को, झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण
नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इनकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है, अर्थात चाय उन्हीं क्षेत्रों में पैदा हो सकती है जहाँ की वर्ष भर वर्षा होती रहे। और चाय एक श्रम सघन उद्योग है, यानी कि इसमें श्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम होना चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी चाय उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाया जाता है। कॉफ़ी। भारत विश्व के लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है और भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारे देश में अमेरिका किस्म की कॉफ़ी अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो प्रारंभ में यमन से भारत में अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई थी। इसमें जो कॉफ़ी की मांग विश्व भर में है, इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदुन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु में ही की जाती है। तो कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन है? कर्नाटक है बच्चों, और नीलगिरी की पहाड़ियों में ही कॉफ़ी उगाई जाती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बागवानी फसलों में फल और सब्जियां भी आती हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र चेरापूंजी है, जो मेघालय राज्य में पड़ता है, वहाँ के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब प्रमुख हैं। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त नाशपाती, खुबानी और अखरोट भी विश्व में बहुत महंगा है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अब रेशेदार फसलों की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में जो रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं, उनमें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम आदि हैं। ये उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त किया जाता है, अर्थात शहतूत की टहनियों पर रेशम के कीड़े जो हैं वो खेतों में शहतूत की टहनियों को गाड़ करके उस पर पाले जाते हैं और रेशम के कीड़े मुंह से लार्वा निकालते हैं, जिससे कोकीन प्राप्त होता है और उसी से फिर रेशम तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार जो है पहली 3 फसलें यानी कपास, जूट और सन मिट्टी में उगाई जाती हैं, सीधे खेतों में बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। और चौथी फसल जो है वो वृक्ष की टहनियों पर उगाई जाती है, यानी रेशम के कीड़े कोकीन से प्राप्त होते हैं। अगली फसल जो रेशेदार फसल है, जिससे रेशे से उद्योगों का कच्चा माल प्राप्त होता है, उसमें है रबड़। रबड़ भूमध्य और रेखीय क्षेत्र की फसल है और विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण
क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 से सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही उपलब्ध होता है। रबड़ एक मुख्य कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसके मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों पर उगाया जाता है। 2012-13 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में चौथा स्थान प्राप्त है। अगली फसल कपास, जो कि रेशेदार फसल के अंतर्गत आती है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि भारत कपास उत्पादन का पहला देश है। यानी कि जैसा कि आप लोगों ने यूरोप के इतिहास में पढ़ा होगा कि कोई फसल जैसे आलू यूरोप से एशिया में आया, इसी तरह से स्पैघेटी चीन से मध्य एशिया में पहुंचा और यूरोप में पहुंचा। तो इस प्रकार से विभिन्न फसलें एक देश से दूसरे देश में पहुंची थी। तो भारत की मुख्य फसल, मूल फसल क्या है? कपास है बच्चों। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। मूल फसल होते हुए भी हम कपास उत्पादन में किस स्थान पर हैं बच्चों? तीसरे स्थान पर हैं। और दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में, यानी कपास जो है वह पठारी भागों में काली मिट्टी में उगाया जाता है। यानी कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगता है। कितने महीने बच्चों? 6 से 8 महीने। और यह फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब अगली फसल जो है हमारी वो है जूट। जूट, इसका प्रयोग बोरी बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, तंबू व धागे बनाने में, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में जूट की मांग कम हो रही है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है क्योंकि यह क्या होता है? सुनहले रंग का होता है, इसलिए इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके बाद बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट उत्पादक राज्य हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने भारत के विभिन्न फसलों के विषय में अध्ययन किया और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भारत के फसल चक्र, फसल ऋतु और विभिन्न फसलों के विषय को
अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन सी फसल किस श्रेणी में आती है और किस फसल का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, कौन सा फसल मुख्य खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है और कौन सा फसल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों से आप परिचित हो गए। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। आगे हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार नामक टॉपिक पर प्रकाश डालते हुए यह बताएंगे कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार से किए जा रहे हैं, इस पर हम अगले वीडियो में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद बच्चों।